महोदय, जनता सरकार मोर्चा व्यक्ति निर्माण राष्ट्र निर्माण वार्ता देवे देवेंद्र बल्लाराजी। आपण माने गोटे जोरदार करताली दिंतु एवं तांको पाखरु आमे सुनिबा। तापरे ए कार्यक्रम परिसमाप्ति घटिब। समस्त को अनुरोध कहीं ये सभास्थल छाड़ी जीवे नहीं। आमर मध्याह्न भोजन व्यवस्था करा जायछि। आपण माने समस्ते पंक्ति भोजन रे जोग देवे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भुवन महोदय जी। हिंदी आप सबको समझ में आती है सही? हाँ जी, हिंदी आ जाएगी समझ में? किसको नहीं आती है हिंदी? किस किस को समझ आती है? हाथ खड़ा करेंगे प्लीज, जिनको हिंदी अच्छे से सही समझ आती है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। क्योंकि मुझे उड़िया नहीं आती है तो मेरे लिए मजबूरी है कि मुझे हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। और एक लाइन जो भुवन जी कह रहे थे उसको मैं थोड़ा सा बदलूं। वो बोल रहे हैं कि जनता की सरकार है। नहीं, जनता ही सरकार है। असल में हम सरकार हैं। इस पे हम बात करेंगे आखिर में बातचीत के कि हम सरकार कैसे हैं। सबसे पहले इस खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत करने वाले भाई सुरेश चंद्र पात्रा जी, उनको खूब सारी बधाई ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए, और उनके लिए जोरदार तालियां एक बार। यहाँ मंच पर आसीन विभिन्न संगठनों के लोग, माननीय सदस्य जो हम सब का समर्थन करने के लिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, श्रीमान पुरुषोत्तम बिस्वा जी, परिकेत मलिक जी, विनोद पात्रा जी, सुशांत समल जी, बुनीता जी, मृत्युंजय दास भाई, गौड़ भाई, गौड़ दत्ता पश्चिमी बंगाल से, वेस्ट बंगाल से हमारे बीच आए हैं। गौड़दा किधर हैं? आइए, आप आगे आइए ना, इधर बैठिए ना। और कानोचरण दास जी, अनीता जी, सस्मिता जी और लिसिना जी। साथ में मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। सबसे पहले हमें इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम आज की सभा में आए क्या करने हैं। और यदि ये सभा यहीं रह गई, ये बातचीत अगर यहीं रह गई तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो जो भी सवाल आपके दिमाग में आएंगे इसके बाद, वो आपने हमसे पूछने हैं। सवाल पूछेंगे तो समाधान करना आसान होगा, बातचीत को आगे बढ़ाना आसान होगा। इसलिए ये क्लैरिटी हमको होनी चाहिए, ये दिमाग में हमारे स्पष्टता होनी चाहिए कि हम आगे क्या करने वाले हैं। मुख्य तौर पर अभी मृत्युंजय भाई ने भी आपके सामने जो चुनौतियां हैं समाज में वो बताई। मैं जिस मुद्दे पर आज बात करने वाला हूं, वो मुद्दा मुख्य तौर पर हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा। और जो समस्या हम लोग वहां दिल्ली के नजदीक महसूस करते हैं, एक बार पूछ लेते हैं कि क्या उड़ीसा के इस जाजपुर गांव के, हल्दीगढ़िया गांव के लोग भी वैसी समस्या महसूस करते हैं? क्योंकि यदि आपको भी वही दिक्कतें आ रही हैं तो समझ लीजिएगा फिर हम सबको दिल्ली से लेकर यहां तक, हरियाणा, राजस्थान से लेकर यहां तक, और फिर आगे जाकर के तमिलनाडु तक, हम सबको मिलकर के इन समस्याओं का समाधान करना होगा एक देश के तौर पर। तो भारत देश में कहां कहां क्या क्या दिक्कतें हैं, आपकी भाषाएं अलग हो गई हैं लेकिन समस्या अलग हो गई होगी, ऐसा मैं नहीं मानता। जैसे मैं आज देखता हूं कि ओडिशा के अंदर बहुत सारे जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, खदान हैं,
सोने की खादान निकलती है, एल्यूमिनियम की निकलती है, बॉक्साइट भी निकलता है ना, आपके यहाँ पर लोहा भी निकलता है। तो यहाँ के जो लोग हैं, क्या उन लोगों को उस प्राकृतिक संपदा की कीमत का पता है या उससे अनजान रखे गए हैं? क्या उन लोगों से पूछा जाता है उनके जंगल काटने से पहले, या हमारी तरह ऐसे ही काट दिए जाते हैं? मैं आज अपने गांव की हालत बता रहा हूं, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं। मेरे गांव में कभी हाथ से चलने वाले नलके होते थे, जो पानी का हैंड पंप होता है। सुबह जाते थे, शाम तक या अगले दिन तक, 2 दिन के अंदर ट्यूबवेल लगा देते थे और जमीन से पानी निकाल लेते थे। पानी बहुत ऊपर था। आज मेरे गांव और उसके आसपास के एरिया में 1000 फीट पर पानी है, 1000 फीट पर, और वहां हाथ से पानी नहीं निकाल सकते हैं। अब वहां आपको बिजली की जरूरत पड़ती है, और बिजली प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है। तो आपके यहां अभी मैं हाथ का नलका देख रहा हूं, मतलब आपके यहां जंगल अभी हैं। इसका मतलब अभी आप अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने की पोजीशन में हैं, अगर आपको बात समझ में आ गई तो। क्योंकि जंगल तो रोज आपके कट रहे हैं, और जंगल काटने के पीछे इन्होंने 2 बड़े गेम खेले कि जंगल कैसे काटा। ये पहले आपको जंगल से दूर करेंगे। आई बात समझ में? भाई आप किसी चीज को बचाओगे, किस चीज को बचाओगे आप? जिस चीज से आपकी जरूरतें पूरी होती होंगी उसी को तो बचाओगे ना। अब हमारी जरूरतें क्या थी, मैं अपनी बात बताता हूं, आप अपनी बात बता देना। हम लोग चूल्हे में रोटी बनाते थे। चूल्हे में रोटी बनाने के लिए या तो हमको गोबर के उपले चाहिए या फिर हमको लकड़ी चाहिए। गोबर के उपले चाहिए तो हमको गांव में डंगर चाहिए, मतलब पशु चाहिए, गाय या भैंस चाहिए। गाय या भैंस चाहिए तो उसके चरने के लिए जंगल चाहिए। और अगर लकड़ी चाहिए, लकड़ी जलाने के लिए चाहिए, तो भी मुझे जंगल चाहिए। यानी जंगल की जरूरत है जब तक मेरे घर में चूल्हे पर रोटी बन रही है। तो इन्होंने हमको रसोई गैस का सिलेंडर पकड़ा दिया। अब चूल्हा नहीं बचेगा तो आपके घर में आपको गोबर की जरूरत नहीं है। दूध का पैकेट आपके घर पे आ जाएगा तो आपको गाय रखने की जरूरत नहीं है। तब वो आपको यह समझाएंगे, तब वो आपको यह बताएंगे कि जब आप गोबर के उपले में जब आप रोटी बनाते हो तो धुएं में आपकी आंखें खराब हो जाती है, तो हम आपको सिलेंडर देंगे, अब आपको धुआं नहीं लगता है। मैं कह रहा हूं कि पहले की माओं को जिनको धुआं लगता था, उनकी आंखें तो मरते समय भी बिल्कुल साफ देख पाती थी, और जो आज गैस सिलेंडर पे चूल्हे पे रोज रोटी बनाती है उनको चश्मे चढ़ गए हैं। अगर आंखें अगर चूल्हे से होती तो ऐसा होता है। अब कमाल की बात यह है कि आज के वक्त इन लोगों ने हमारे वहां का जमीन का पानी बिल्कुल खराब कर दिया। कैसे कैसे? एक तो वो लेटरिन साफ करने वाला होता है, नीला नीला सा, नाम कंपनी की प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट क्यों करें हम, हमको भी पता है उसका नाम, हम उसकी मशहूरी नहीं करेंगे ना, है ना। अच्छा, वो बर्तन धोने का एक साबुन दे देंगे, बाल धोने के अलग से साबुन दे देंगे, आपका मुंह धोने का अलग देंगे, हाथ धोने का अलग देंगे, शरीर पे लगाने का अलग देंगे, और वो सारे केमिकल फिर जा करके हमारी नालियों से जाएंगे, या तो हमारे तालाब में इकट्ठा होंगे या फिर वो सीवरेज के जरिए जमीन में नीचे चले जाएंगे और नीचे के पानी को खराब कर देंगे। और फिर एक साइंटिस्ट आएगा और वो आके गांव के पानी के नलके के पानी की जांच करेगा और जांच करके बताएगा आपका पीने का पानी खराब हो गया है, तो अभी हम आपको टूटी से पानी देंगे। फिर वो आपको नल का पानी देंगे, हर घर नल पहुंचाएंगे, और जब नल का पानी वो आपको देंगे उसके अंदर हर रोज क्लोरीन डाल कर देंगे, और जब क्लोरीन डाल कर देंगे उसमें फ्लोराइड भी डालेंगे, और फ्लोराइड डालने के बाद आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। फिर आपको यही समझ में नहीं आएगा कि सरकार आपके साथ षड्यंत्र क्या कर रही है। मतलब पहले आपकी बुद्धि को भ्रष्ट किया जाएगा
और फिर आपको बेवकूफ बनाया जाएगा। बेवकूफ बनाने में सबसे बड़ा रोल होगा सिनेमा का, टेलीविजन का, मोबाइल का, अखबारों का। इनके जरिए आपको बताया जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। वो आपको बताएंगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और फिर हम उसी हिसाब से अपना जीवन चलाना शुरू कर देंगे। टीवी में आएगा कि मजदूर ने मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया और आज वो कलेक्टर बन गया। ये नहीं बताया उस टीवी ने, उस अखबार ने ये नहीं बनाया कि कलेक्टर बन के उस हरामखोर ने उसी गांव के जंगल काटे, उसने आकर के उसी गांव को बर्बाद किया जिस गांव से वो निकला था। आज तक मुझे एक भी कलेक्टर आज तक ऐसा नहीं मिला, इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में मेरी 45 साल की उम्र हो गई, आज तक एक भी कलेक्टर ऐसा नहीं बना जो कलेक्टर बन के वापस अपने गांव को संवारने गया हो। आपको दिखाई दिया हो तो बताओ। यहां 60 साल के लोग भी बैठे हैं, 70 साल के लोग भी बैठे हैं। कभी आज तक किसी कलेक्टर ने, किसी एसडीएम ने, किसी तहसीलदार ने अपने गांव को नहीं वापस ठीक किया। कुछ भी वहां गलत हो रहा है। मास्टर जी को भी टाइम नहीं है, स्कूल के मालिक को भी समय नहीं है, सरपंच के पास भी समय नहीं है, एमएलए एमपी के पास भी समय नहीं है। तो आपके गांव को संभालेगा कौन? जिन लोगों को बताना चाहिए, स्कूल के टीचर को यह बताना चाहिए आपके बच्चे के लिए सही क्या है, गलत क्या है, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा बच्चा जब पैदा हुआ, पूरा घर खुशियों से झूम उठता है, पूरे घर में खुशी मनाई जाती है कि नहीं? बहन जी, इनको साथ ही ले जाना, लंच का टाइम होना है बीच में। जब बच्चा पैदा होता है हमारे घर में, सबके घर में खुशियां मनाई जाती हैं। अच्छा बताओ क्यों मनाई जाती हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि इस बच्चे ने बड़ा होकर के स्कूल के मास्टर जी के हिसाब से पढ़ाई तो पढ़नी नहीं है, इसने आपका कहना तो मानना नहीं है, ये तो सारा दिन मोबाइल पे लगा रहेगा, ये तो कल को इसको रोजगार भी नहीं मिलने वाला है, कल को ये सारे झगड़े का कारण बनेगा, कल को बड़ा होकर के यही कर रहा है ना हमारा बच्चा बड़ा होकर के, तो ये बच्चा जब इतना बड़ा होकर के ये सारे काम करने वाला है, तो फिर उसके जन्म पर खुशियां क्यों मनाई जाती हैं? और अगर उस बच्चे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है तो बड़ा होने के बाद वो निकम्मा कैसे हो जाता है? दोनों में से कोई एक बात तो समझनी पड़ेगी ना अपने को। हम ये मानते हैं कि परमात्मा का रूप होता है बच्चा। बच्चा जब हमारे घर में पैदा हुआ तो खुद एक तरह से ये मानते हैं कि ये परमात्मा ने हमारे घर में जन्म लिया। जब परमात्मा हमारे घर में जन्म ले चुका है, जब वो हमारे घर में आ चुका है, तो फिर समाज उसको धीरे 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 खराब कैसे कर देता है? ये खराब होने में सबसे बड़ा रोल किसका नजर आता है आपको? क्या लगता है किसका नजर आता है? हम बच्चों पे ही बात करेंगे आज। बताइए, हमारे बच्चे बड़े होकर के खराब हो रहे हैं ना? देखिए, मुझे सिर्फ ये बताइए, उड़ीसा के इस गांव की बात बता देते हैं। आज से 20 साल पहले और आज का समय, आप बताइए, मां बाप के साथ रिश्ता पहले अच्छा होता था कि अब अच्छा होता है? पहले अच्छा था। अपराध पहले कम थे कि अब कम है? पहले कम थे। गलत काम पहले ज्यादा थे कि अब ज्यादा हैं? अभी ज्यादा हैं। नशा पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा है? ठीक है। अच्छा, बदला क्या है? गांव वही है, मां बाप उसी तरीके से रहते हैं, पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है। बदला क्या क्या है? आया क्या क्या है? यानी कि अगर कोई चीज नई आई है, उस नई चीज के आने के बाद अगर हालात खराब हुए हैं, तो भैया हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए ना। अगर टेलीविजन आने के बाद घरों में झगड़े बढ़े हैं, अगर पुलिस के आने के बाद अपराध बढ़े हैं, अगर डॉक्टरों के आने के बाद मरीजों की संख्या बढ़ी है, भाई डॉक्टर ज्यादा हो गए, साइंस ने तरक्की कर ली, अब बीमार होना शुरू हो गए हैं। नई नई कंपनियां दवाई की खुल गई, नए नए वो रास्ते आ गए, तो अब बीमार हो गए। नया विकास हो गया,
तो अब हम बीमार होना शुरू हो गए, अब हमारा परिवार टूटना शुरू हो गया। तो भाई हम तो बिना विकास के ही रहना ठीक है। एक कमाल की बात देखी थी, मैं अभी 3 दिन पहले ही एक बात पढ़ रहा था, और एक पूरी दुनिया के कुछ लोग हैं जो चर्चा करते हैं ऑनलाइन। तो वहां पर एक चर्चा चल रही थी कि धरती का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, धरती जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहती है, और जब हम चार्ज हो जाते हैं तो हमको शांत करने के लिए, हमको ऊर्जा देने के लिए नंगे पैर हमको रहना चाहिए। ये हमको बता रहे थे। तो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा, ऑनलाइन जब मैं बात कर रहा था वहां अमेरिका के कुछ दोस्तों से, तो मैंने उनको बोला कि भैया हमारे पुरखों को तो इसका मतलब पहले से पता था कि नंगे पैर रहने से ऊर्जा मिलती है, और यूरोप के लोगों को पता चल गया कि भारत के लोगों को जब तक ऊर्जा मिलती रहेगी इनको कमजोर नहीं कर सकते, इनको गुलाम नहीं बना सकते, तो सबसे पहले इनको चप्पल पहनाओ। समझ रहे हैं आप बात को? तो उन्होंने हमको चप्पल पहना दी, और अब हमारे घुटने भी दर्द करते हैं, अब हमारी कमर भी दर्द करती है, अब हमारे कूल्हे भी दर्द करते हैं। पहले ये बीमारियां कभी किसी को मैंने देखी नहीं, अपने बुजुर्गों में मैंने नहीं देखी है। वो सारे के सारे काम, क्योंकि ये बहुत लंबी हम सभा नहीं लेके जाएंगे, आप सुबह से बैठे हैं, इन सारे चीजों के लिए हम लोग सारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जो नीडर इंडिया पे मेरा चैनल है उसको आप देखेंगे तो आपको रोज नई चीजें पता चलती जाएंगी कि आपके घर में आया चप्पल, आपके गांव में आई ये पक्की सड़क, आपके घर में आया टेलीविजन, साबुन, शैम्पू, टॉयलेट, गैस सिलेंडर, और आपके बच्चे की इस टाइम पे स्कूल में चल रही पढ़ाई, ये सब योजनाबद्ध तरीके से आपके पूरे गांव को उजाड़ने और बर्बाद करने के लिए आई है। आपको बीमार करना है, आपको कर्जदार बनाना है, आपका परिवार तोड़ना है, आपको अकेला करना है, और आपका बच्चा ऐसा बनाना है कि मां बाप की तो सुने ही ना, दुनिया में किसी की भी ना सुने, सिर्फ टेलीविजन की माने। यही हो रहा है ना आपके बच्चे के साथ? आपकी भी नहीं सुनता, थोड़े टाइम के बाद टीचर की भी नहीं सुनता, और उसके बाद फिर वो पता लगता है कि वो अब किसी की नहीं सुन रहा। यही हो रहा है ना? बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, यही हो रहा है ना आप लोगों के आसपास, देख रहे हो आप। क्योंकि आपको एक ऐसी पढ़ाई पढ़ाई गई जिस पढ़ाई में सिर्फ एक ही चीज को ध्यान में रखा गया कि सुबह से लेके शाम तक रट्टा मारना है, याद करना है और पेपर में लिखना है। उसका जीवन में कहां उपयोग करना है ये नहीं पता। और ये हालत क्या है, ये आपके गांव के स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आईआईटी में पढ़ा हुआ बच्चा, यानी कि जो गांव के सबसे इंटेलिजेंट बच्चों में से कहे जाने वाले बच्चे, जब किसी दुनिया की, भारत की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में जाकर के वो वहां से बीटेक या एमटेक करके जब किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो नौकरी करते समय वहां का जो एचआर है, वहां की जो ट्रेनिंग टीम है, वो बोलती है एक बात कि आज तक जितना सीख कर आए हो अपना घर पे रखाओ, अब हम सिखाएंगे तुमको नया। यही होता है ना, नौजवान बच्चों को मालूम है। यानी आपने अपनी जिंदगी के 25 साल 30 साल जो पढ़ा वो बेकार था। इसका मतलब जो आप अपने बच्चों की जिंदगियां स्कूलों में बर्बाद कर रहे हो, ये किसी काम की नहीं है। जब हमने ये कहा कि हर एक बच्चे को परमात्मा ने कोई ना कोई टैलेंट दिया है ना? हाँ जी, मानते हो आप लोग ये मानते हो कि परमात्मा ने हर बच्चे को कोई ना कोई टैलेंट दिया है? कोई खिलाड़ी बनने के लिए पैदा हुआ है, कोई नेता बनने के लिए पैदा हुआ है, कोई टेक्निकल काम करने के लिए बना है, कोई पढ़ने के लिए बना है, कोई संगीत के लिए बना, कोई नृत्य के लिए बना, कोई खेती के लिए बना, कोई पशुपालन के लिए बना, कोई घूमने के लिए बना, कोई बोलने के लिए बना, कोई चलने के लिए बना, कोई दौड़ने के लिए बना। इस तरह से हर एक इंसान का अपना एक दिमाग मिला, उस दिमाग के हिसाब से उसको अपना जीवन यापन करने का परमात्मा ने हुनर दिया। अब ये ड्यूटी किसकी है?
कि ये पता लगाया जाए कि वो बच्चा किस काम के लिए पैदा हुआ है। बताइए किसकी ड्यूटी है वो, किसको करना चाहिए ये काम, बताइए। एक बोल रहे हैं टीचर को, एक बोल रहे हैं मां बाप को, और बताइए। मां बाप कैसे करेगा? मां बाप को तो किसी ने सिखाया ही नहीं। और टीचर कैसे करेगा? टीचर भी इसी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है। और सरपंच कैसे करेगा? वो भी यहीं से पढ़ के गया है। और एमएलए एमपी कैसे करेगा? वो भी यहीं से पढ़ के गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके गांव में कोई वकील, डॉक्टर, मास्टर, मतलब कोई टीचर, कोई सरपंच या कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई भी नहीं बता पाएगा ना। क्यों जी? इसका तो यह मतलब हुआ कि सब इसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं। तो क्या बच्चों को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया जाए या इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए? यह बताइए। इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। देखिए, जो इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है वो आयोजन कर रहे हैं अपने सुरेश भाई। सुरेश भाई का ये आइडिया होगा जी, ये सभी साथियों तक खबर पहुंची कि यह कार्यक्रम होना चाहिए ऐसा। अभी शिमला में हमने ट्रेनिंग रखी थी 15 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक, और उन्होंने एजुकेशन की एक ट्रेनिंग की थी अपनी, जनता सरकार मोर्चा की, निडर इंडिया की। उस ट्रेनिंग में उनको यह पता चल गया कि एक टेक्निक है, एक तकनीक है, एक तरीका है कि हम 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे का टैलेंट पता लगा सकते हैं। तो आपके घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उसके पास कौन सी स्किल है ये पता लग सकती है। अगर ये स्किल के निकालने में और इसको बच्चे को तैयार करने में, इसका डेवलपमेंट करने में, इसको सिखाने में, इसको बाहर निकालने में, ये जो स्किल है, ये जो इसका टैलेंट है इस बच्चे का, अगर ये बाहर निकालने में पूरा गांव मिलकर साथ आकर काम करने को तैयार है तो हम अपनी टाइम, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हैं सिर्फ। लेकिन इसमें गांव, कोई व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं कि कोई बच्चा अपने बच्चे, कोई बंदा अपने बच्चे को लेके आ जाए, जी मेरे बच्चे को बता दो बस, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। ये नहीं चलेगा। क्योंकि हमारा क्या मानना है कि इस समाज का सत्यानाश कैसे हुआ, अगर इस बात को गहराई से जानोगे तो इस समाज के सत्यानाश की शुरुआत उस दिन से हुई जिस दिन आदमी ने अपने बच्चे को केवल अपना मानना स्टार्ट किया। हमारे गांव में बुजुर्गों में एक कहावत होती थी कि बच्चे तो सबके साझले होते हैं। समझ रहे हैं ना? बच्चों को सबका माना जाता था, यानी जब भी कोई चीज तय होती थी तो वो इस बात को ध्यान में रखकर तय होती थी कि किसी भी बच्चे का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और फिर कुछ लोगों ने अपने अपने बच्चों को अपने अपने घरों में दुबका के रखना, सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। अब आप अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक अपने घर में रख सकते हो कि उधर मत जाना वो बच्चा खराब है, उधर मत जाना वो खराब है, उस गली में खराब बच्चे रहते हैं, ये कितने दिन तक रख सकते हो? 10 साल की उम्र होने तक, 12 साल का होने तक, 14 साल का होने तक रख लोगे, उसके बाद तो वो बाहर घूमने जाएगा ही ना। चलो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा करोगे 18 साल तक। 18 साल का बच्चा जब हो जाएगा, 12वीं जिस दिन कर लेगा, कॉलेज तो आपके गांव में नहीं है, कॉलेज तो हम में से किसी के गांव में नहीं है, तो आगे पढ़ने के लिए उसे कहां जाना पड़ेगा? इसी समाज में। और इन्होंने बड़ा गेम खेला है, सारे की सारी सुविधाएं इन्होंने शहर में दी हैं ताकि गांव का वो आदमी जिसके पास थोड़ा पैसा है या जिसके पास थोड़ी समझ है वो गांव छोड़ के भाग जाए। हम जैसे लोग हैं, पढ़ते थे, अच्छे लोग थे, पढ़ने वाले अच्छे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे नंबर अच्छे आ गए। अच्छे आ गए तो घर वालों ने बोला
कि गांव में तो कॉलेज नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, तो बाहर चले जाओ, शहर में पढ़ने चले जाओ। शहर पढ़ने के लिए गए, उसके बाद पढ़ने लिखने के बाद में जितनी भी अपॉर्चुनिटी हैं, जितना भी जीवन के लिए आगे बढ़ने के मौके हैं, वो सारे के सारे सरकारों ने शहरों में ही दिए हुए हैं। इसका मतलब वापस गांव में आओगे तो वहां आपको जॉब नहीं मिलेगी, वहां कोई काम धंधा नहीं मिलेगा, क्योंकि गांव के काम धंधे सारे चौपट कर दिए हैं। तो अब आपको शहर में रहना मजबूरी हो जाएगी। तो एक बार आपका बच्चा पढ़ने के लिए या कोई नौकरी करने के लिए गांव से बाहर गया तो वापस मुड़कर कभी गांव में नहीं आएगा। समझ गए? अब वो गांव में नहीं आएगा तो भैया उसने क्या किया मालूम है? सोचो, आप इधर से मिट्टी खोद के इधर डालते रहोगे, इधर डालते रहोगे, यानी कि एक लाइन खींची हुई है, इधर से मिट्टी इसका नाम गांव है और इसका नाम शहर है। इधर से खोद कर इधर डालते रहोगे तो शहर में तो ढेर लग जाएगा और गांव खोखला हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? 10वीं क्लास तक, 12वीं क्लास तक अपनी मेहनत की कमाई हुई सारी की दौलत वो सारी शहरों को दे रहे हैं। मोटरसाइकिल चलाना हो, कार चलानी हो, ट्रैक्टर चलाना हो, सीमेंट लाना हो, बजरी लानी हो, रेत लानी हो, कपड़े खरीदने हो, चश्मे खरीदने हो, जूते खरीदने हो, आइसक्रीम खानी हो, हैं, और आड़ कबाड़ खाना हो, और कुछ खरीदना हो, तो सारा पैसा कहाँ जाता है? गांव में कि शहर में? जो आपके घर में जरूरत का सामान है वो किसको जाता है? कंपनियों को या आपके गांव के किसी व्यक्ति को? इसका मतलब आप सारे मिलकर अपनी सारी कमाई उनको दे रहे हो। इसका मतलब आप खोखले होते चले जाओगे और वो ताकतवर होते चले जाएंगे। नहीं? आपको नहीं लग रहा? एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा ना आपका सारा सामान। जब सारे जने देखो, अगर आप कमाकर इनको दे रहे होते, ये कमाकर इनको दे रहे होते, ये कमाकर इनको दे रहे होते, वो कमाकर उनको दे रहे, अगर सारे आपस में कमाकर एक दूसरे को दे रहे होते तो सारे के सारे आपस में ताकतवर बनते। नहीं? और अगर सारे कमा करके बाहर दे रहे हैं तो सारे खोखले नहीं हो जाओगे क्या एक दिन? नहीं समझ में आ रही मेरी बात? मैं कोई बड़ी बात कर रहा हूं क्या? सिंपल सी बात है ना। इसीलिए इन्होंने गांव के उद्योग धंधे खत्म किए हैं कि आप हाथ से करने वाला कोई काम ना कर पाओ। मुझे किसी ने बोला, मुझे एक व्यक्ति बोलता है, बड़ा ड्रामेबाज सा आदमी था, मुझे बोला तुम गांव वालों को भड़का रहे हो मशीनों के खिलाफ, विकास के खिलाफ। मैंने कहा कैसे बताओ? बोला देखो, पहले जहां 100 आदमी काम करते थे, अब उस काम को एक मशीन जो है एक हफ्ते में नहीं करती है, एक ही दिन में निपटा देती है। 100 आदमियों का काम एक मशीन कर देती है। मैंने कहा भाई जरा दिमाग लगा, थोड़ा सोच, थोड़ी अक्ल का इस्तेमाल कर। अगर 100 आदमियों का काम एक मशीन ने ले लिया तो उस मशीन से 100 आदमियों की कमाई का प्रॉफिट हुआ ना, उस प्रॉफिट में उन 100 आदमियों का हिस्सा होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? अदरवाइज वो जो व्यक्ति जो मशीन लेके आया वो तो 100 गुना मजबूत हो जाएगा और जो ये लोग जो कमा रहे थे ये 100 गुना नीचे चले जाएंगे। तो हम लोग तो कमजोर होते चले जाएंगे और वो लोग मजबूत होते चले जाएंगे। तो अगर मशीनें लेकर के आनी है तो मशीनों से जो लाभ होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? हर आदमी का। वो प्रॉफिट कंपनी को नहीं जाना चाहिए, वो हर व्यक्ति को अब यहां चौराहे पर पुलिस वाला खड़ा करना है, उसकी तनख्वाह होगी, वो पैसे कमाएगा, वो पैसे कमाकर टैक्स देगा, वो साबुन खरीदेगा, वो खेत का सामान खरीदेगा, किसान से भी खरीदेगा, टोकरा खरीदेगा, घर का सामान सब खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? वो पैसा सारा समाज के काम आएगा। लेकिन उस पुलिस वाले की जगह पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, सीसीटीवी वाले कैमरे वाले की कंपनी कमाएगी, मंथली जो सालाना जो उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है जिसको एएमसी बोलते हैं वो किसको जाएगा? कंपनी को जाएगा, और गांव के आदमी के पास कुछ भी नहीं आएगा। या तो उस चौकीदार को, उस पुलिस, उस जो ये सीसीटीवी कैमरा है, या तो इससे जो बचत हुई है वो बचत उन लोगों में डिवाइड होनी चाहिए समाज के अंदर, तो हम मान लेंगे कि विकास बढ़िया है।
नहीं तो अगर मशीनें आपके घरों में घुसने लग जाएंगी और आदमी की जगह मशीनें काम करने लग जाएंगी, तो आदमी के हिस्से का खाएंगी, वो आपके हिस्से का खाएंगी। नहीं तो जो उन्होंने उत्पादन किया है उसका हिस्सा हमको बंटना चाहिए। ये जो कोयले की खदान है उड़ीसा के अंदर, ये कोयले की खदान आपकी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2005 का और 2011 का, जिसके अंदर ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि देश के अंदर मिलने वाली हर संपदा, लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, जो भी निकलती है धरती से, लिथियम हो, एल्यूमिनियम हो, कुछ भी हो, उस सब के ऊपर देश की जनता का अधिकार है, देश के लोगों का अधिकार है। तो सरकारों ने गेम खेला आपके साथ। क्या खेला कि उस खादान का ठेका दे दिया और उस ठेके को डिस्ट्रीब्यूट करने को स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हो? आज भी हमारे देश में सोने की इतनी बड़ी खादान है कि यदि वो सारा सोना डिवाइड करने लग जाए तो हर व्यक्ति को हर महीने, मैं 150 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं, हर महीने 3-3.5 लाख रुपया महीना मिल सकता है। लेकिन नहीं, हमको नहीं मिलेगा। वो किसको मिलेगा? बड़े बड़े उद्योगपतियों को। क्यों? क्योंकि देखो कमाल की बात यह है, हम लोगों को एक बात बताते हैं जिसको हमें गौर से समझना है। दूसरे लोगों को हम बात बताते हैं। क्या बताते हैं? कि आपके गांव के लिए वो योजना अच्छी है या बुरी है, इस बात का पता इस बात से चल जाएगा कि उसका एंड प्रॉफिट किसको होने वाला है, यानी उसका आखिरी फायदा किसको होने वाला है। यदि उसका आखिरी फायदा किसी गांव के आदमी को हो रहा है, यानी वो सामान किसी गांव के आदमी से खरीदा जा रहा है, तो गांव का फायदा है। और अगर वो सामान किसी कंपनी से खरीदा जा रहा है तो समझो कंपनी का फायदा है। अगर कंपनी का फायदा है तो कंपनी मजबूत होगी। अगर कंपनी मजबूत होगी तो कंपनी अपने प्रॉफिट का पैसा बड़े बड़े नेताओं को और पार्टियों को चंदे में देगी, और पार्टियों को चंदे में देगी तो उन पार्टियों की सरकार बनेगी, तो वो सरकार दोबारा से उन्हीं कंपनियों के लिए काम करेगी, आपके लिए काम नहीं करेगी। समझ रहे हैं ना? अब आपको देखना है कि ये वो फायदा किसको होना है। समझ रहे हैं आप बात मेरी को? अभी जैसे थोड़े दिन पहले उड़ीसा में एक योजना शुरू हुई है जिसका नाम है सुभद्रा योजना। किस किस को पता है सुभद्रा योजना के बारे में? महिलाओं को 5,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं, है ना? देखना ध्यान से, मेरी बात को सुन लीजिए आप। महिलाओं को 5,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं। यही बात हरियाणा में अभी चुनाव चल रहे हैं हमारे यहां, वहां पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि हम महिलाओं को हर महीने 1,000 देंगे, दूसरी पार्टी कह रही है हम 2,000 देंगे, तीसरी पार्टी कह रही है हम 3,000 देंगे। और वो सबसे पहले उड़ीसा में लागू करी है, सबसे पहले उड़ीसा में आई है। मैं देख रहा था कि उड़ीसा में क्यों आई, क्योंकि मैंने देखा कि उड़ीसा में गांव का तबका बहुत ज्यादा है। गांव के तबके में महिलाओं को 5,000 रुपए देने की बात हो रही है, लेकिन एक शर्त रख रहे हैं। वो शर्त क्या रख रहे हैं? आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, आपको अंगूठे के निशान देने पड़ेंगे, आपको आंखों की रेटिना की निशान देने पड़ेंगे। ये 3 निशान देने हैं और तीनों निशान आपकी गुलामी की निशानी है। आपके अंगूठे का निशान किसी दूसरे व्यक्ति के पास अगर चला गया तो आपके बैंक अकाउंट और संबंधित बाकी के जितने खाते हैं, जितनी जानकारियां हैं, सब चली गई उनके पास। ये समझो आप। और ये योजना किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए लागू की जा रही है। तो आप अपना सारा डेटा, आधार कार्ड का सारा डेटा, आंखों के रेटिना का सारा डेटा और फिंगरप्रिंट का सारा डेटा प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हो। प्राइवेट कंपनियों को देने का फायदा और नुकसान क्या होगा, इस बात का पता लगाना है तो आज से ठीक 2 से 3 साल पहले चले जाओ। 2-3 साल पहले सरकार ने कहा कि देखो भैया,
तुम कैंसर से मरते हो, मरो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम एक्सीडेंट से मरो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुमको बच्चा पैदा करना है तो तुमको पैसा खर्च करना पड़ेगा, अस्पताल में खर्चा करना पड़ेगा। तुमको बुखार हो गया है तो तुमको खर्चा करना पड़ेगा। तुम्हें कोई भी बीमारी हो जाए, हमारा ठेका नहीं है, सरकार का ठेका नहीं है। किसी भी बीमारी का खर्चा तुमको खुद करना पड़ेगा, लेकिन तुमको कोरोना से नहीं मरने देंगे। ऐसा बोला कंपनी, सरकार ने बोला ना कि बाकी सारी बीमारियों के खर्चे तो तुमको अपनी जेब से करने हैं और तुमको कोरोना से हम मरने नहीं देंगे। अच्छा, WHO कह रहा है कोरोना से वैसे भी नहीं मरने वाले हैं। वहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में का जो चेला है WHO, वो कह रहा है कि कोरोना से वैसे भी कोई नहीं मरेगा, लेकिन सरकार कह रही ना 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 ना, मर सकते हैं भाई। और इससे बचने का एक ही तरीका है, तुमको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, तुमको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। गांव के लोगों ने बोला, गांव के लोगों को समझ में आ गया कि ये गड़बड़ चल रही है। सरकार समझ आ गया था ना आप लोगों को कि गड़बड़ चल रही है, तो गांव के लोगों ने बोला कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ऐसा बोला ना। अच्छा, जब उन्होंने बोला कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो उन्होंने क्या कहा, तुमको राशन नहीं मिलेगा, बस में नहीं चढ़ने देंगे, रेल की टिकट नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, अनाज भी नहीं मिलेगा, दुकान भी नहीं खोल सकते, स्कूल में भी नहीं जा सकते, पेपर भी नहीं दे सकते, हाजिरी भी नहीं दे सकते, हाजिरी भी नहीं लगा सकते, तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, और तुम्हारे जीवन में मंडी से सामान भी नहीं खरीद, ऐसा बोला ना। उन्होंने बोला ये सब करोगे तो टीका लगाओगे तो ये सब करने देंगे, नहीं तो ये सब नहीं करने देंगे, ऐसा बोला था सरकार ने। अच्छा, तब तो लोगों ने जुगाड़ कर लिया। अभी सरकार क्या कह रही है, इनके आधार कार्ड के साथ इनका बैंक का खाता, ITR, पैन नंबर, गाड़ी के कागज, जमीन के कागज, घर के कागज, स्कूल के DDMCs, आपका गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, और जितने कनेक्शन है सब आधार कार्ड के साथ जोड़ दो। जोड़ दिए ना। और ये सुभद्रा योजना, आंखों का रेटिना और फिंगरप्रिंट सब जोड़ दिया आधार कार्ड के साथ। अब वो बोल दे आपको कि देखो एक और टीका लेकर आए हैं जो तुमको अगली किसी बीमारी से बचाने के लिए है, अब तुमको वो लेना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे कि हम तो नहीं लेते हैं जी, वो तो हम तो नहीं लेंगे, ये तो हमको मालूम है कि तुम खराब गड़बड़ कर रहे हो। अब सरकार बोल दे अगर नहीं लोगे तो तुम्हारा आधार कार्ड बंद। सिर्फ आधार बंद करना है, सिर्फ आधार बंद करना है, आपका सब कुछ बंद। गैस भी बंद, पानी भी बंद, बिजली भी बंद, बैंक अकाउंट भी बंद, आना जाना भी बंद। और आजकल तो गाड़ियां भी किल स्विच वाली आ गई है, नई वाली गाड़ियां कंपनी बंद कर देती है पीछे से, सरकार चाहे तो बंद कर देगी। यानी कि अब आप उनकी मर्जी के बिना ना खा सकते, ना पी सकते, ना चल सकते, ना रोटी बना सकते, ना सड़क पर उतर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब सरकार की गुलामी करना आपकी मजबूरी। और सरकार बनाते हैं उद्योगपति, तो कहने का सीधा मतलब यह होगा कि उद्योगपतियों की गुलामी करना आपकी मजबूरी। और उद्योगपति चलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, वो चलते हैं सेंसेक्स से, वो चलते हैं शेयर मार्केट से, और शेयर मार्केट चलती है वॉल स्ट्रीट से, न्यूयॉर्क से, और वहां पर बैठे हैं इजरायली। यानी अब आपको दोबारा से 1947 से पहले वाली गुलामी के दौर में जाना हो जाएगा, मजबूरी। ये है सुभद्रा योजना है, मैं बता तो रहा हूं। और अभी तो वो कह रहे हैं, अभी तो आपके यहां एक टोकन आएगा, लिंक आएगा, CBDC में सारा पैसा जितनी भी, और सिर्फ सुभद्रा योजना की बात नहीं है, जितनी भी सरकारी योजनाओं में आपको पैसे देने का लालच दिया जा रहा है। छोटे बच्चों में कुछ सुकन्या योजना, बड़े बच्चों के पढ़ाई की योजना, स्कूल के अंदर बस्ते की योजना, फिर अभी तो प्लान कर रहे हैं कि जो राशन मिलता है डिपो से उसका भी पैसा मिलने वाला है। आने वाले टाइम में राशन नहीं मिलेगा, उसका पैसा मिल जाया करेगा। फिर उसके बाद विधवा पेंशन, फिर उसके बाद बुढ़ापा पेंशन, ये सारी की सारी पेंशन आपको CBDC में देने की योजना चल रही है, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का मतलब है कि आपके पास जेब में कोई पैसा नहीं होगा, घर में अनाज आपके पास नहीं होगा, दूसरी सुख सुविधाएं आपके पास नहीं होंगी, केवल वो सरकार की दी हुई भीख होगी। वो भीख आपको 1 महीने में खर्च करनी है, और उसको खर्च करने की शर्त यह है कि सरकार की गुलामी करनी पड़ेगी।
ये भी है। अब गुलाम होने के लिए तैयार हो? अरे गुलामी के लिए तैयार हो? अगर गुलामी के लिए तैयार हो तो भीख मांगने के लिए सरकार की योजनाओं के लिए हाथ फैलाना स्टार्ट कर दो। बेला ही तो पकड़ाया आपको, नहीं, झोला भी पकड़ा दिया था, बेला भी पकड़ाया। आपको याद नहीं, शायद भूल गए आप। बेला बताता हूं मैं आपको कैसे पकड़ाया था। हमारे वहां खुला था, आपके यहां पता नहीं खुला कि नहीं खुला। हमारे वहां पर आंगनबाड़ी खुली। आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी वाली लड़की जो औरत लगाई, उसको बोला कि इनको अपने बच्चों को खाना खिलाना नहीं आता, इन औरतों को हमारे पास भेजा करो, हम इन्हें सड़ी हुई चूरी खिलाया करेंगे। वहां पे 6-6 महीने पुरानी चूरी और वो ब्रेड के पैकेट वो खिलाएंगे। तो गांव की बड़ी से बड़े जमींदार, जिनके घर में इतनी जमीन है, खूब पैसा है, सोना चांदी है, उनकी औरत भी बेला उठाकर जाती थी चूरा लेने। हमारे यहां, आपके यहां भी जाती थी? यहां जाते थे तो वो कटोरा भी उठाया ही था, बेला भी उठाया है हमने। तो पहले हमारे जमीर को मारने की जो शुरुआत करी है वो बेला उठवा कर ही करी है। अब आप सोचो, एक भिखमंगा आदमी, एक भिखारी सोच का आदमी जो अपने बच्चे भी अपने तरीके से नहीं पाल सकता, उसको वहां पे उसके लिए अपनी लड़की पैदा कर दी हमने। मान लो हमारे घर में लड़की पैदा हो गई, सरकार कह रही है सुकन्या योजना में तुम्हारे को 1100 रुपया देंगे। वो 1100 रुपए के लिए लड़की पैदा करी है क्या आपने? बताओ तो भैया, 1100 रुपए के लिए किया है। आप जाओगे ना वहां पर उस सीएचसी के वाले के पास या किसी दूसरे बंदे के पास, उसको बोलोगे मेरी बेटी के खाते में पैसा डालो, बोलेगा आधार कार्ड दो। हम बोलेंगे आधार कार्ड नहीं देंगे, वो बोलेगा आधार कार्ड नहीं दोगे तो तुमको नहीं मिलेगा, और फिर हम आधार कार्ड दे देते हैं। इसी तरह से स्कूल में बच्चों को स्कॉलरशिप के नाम पर फ्री में बस्ता देते हैं और फ्री में अनाज देते हैं। हमने अपने बच्चे उस फ्री के अनाज के लालच में पैदा किए हैं क्या? अरे बता तो दो, आपने सरकार के भरोसे पैदा किए हैं क्या बच्चे, या समाज के भरोसे पैदा किए हैं? अपने आपस में समाज को मजबूत बनाना चाहिए कि सरकार को मजबूत बनाना चाहिए? हम लोगों ने समाज को कमजोर करना शुरू कर दिया और सरकारों के और पॉलिटिकल पार्टियों के झंडे उठाने स्टार्ट कर दिए। उसी दिन से हमारा सत्यानाश हुआ है। हमारे बच्चे अगर कमजोर हुए, हम लोग अगर कमजोर हुए, तो उसका एक ही कारण था कि हमने पार्टियों को और कंपनियों को मजबूत करना शुरू कर दिया और हमने अपना अब मेरे बच्चे को क्या चाहिए बड़ा हो करके, उसको किस तरह का जीवन चाहिए, यह बात अमेरिका में बैठा आदमी को पता है कि मुझे पता है? बताइए आप। अपने आप को मालूम है ना, गांव को मालूम है ना। आपको मालूम है कि इस गांव की इतनी जनसंख्या है, इसमें इतने बच्चे हैं, हमको अपने गांव का काम चलाने के लिए, खेती करने के लिए इतने बच्चे चाहिए, उद्योग धंधों के लिए इतने बच्चा चाहिए। कपड़ा हम हाथ से नहीं बना सकते क्या? खाने पीने का सामान हम नहीं बना सकते क्या? एक बार उठा करके अपने घर में आए हुए नमकीन के पैकेट को तो उठा करके चेक कर लो। इधर पड़ा होगा नमकीन का पैकेट, तो चेक करना उसके ऊपर, उसमें लिखा है या तो उसमें पाम ऑयल है, या उसमें कॉटन सीड ऑयल है, या उसमें राइस ब्रेन ऑयल है। और सारे के सारे ऑयल ये क्या करते हैं? या तो पेट में जमा होते हैं, या तो हजम नहीं होते हैं, या कैंसर होता है, या नपुंसकता आती है। और हमको झूठ बोलेंगे, ये एडवर्टाइजमेंट क्या दिखाएंगे कि तंबाकू पीने से, तंबाकू खाने से और धूम्रपान करने से वो होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तंबाकू खाओ या वो करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि तंबाकू से कैंसर नहीं होता है। जाकर के देखो कैंसर के अस्पताल में, वहां आपको 70% से ज्यादा लोग वो मिलेंगे जो बेचारे जीवन में कभी तंबाकू खाया नहीं, जिन्होंने कभी सिगरेट पी नहीं। उनको कैंसर हो रहा है सुबह सुबह टूथब्रश करने से। मालूम है? टूथपेस्ट के अंदर सोडियम लोरेल सल्फेट पड़ा है। जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, टूथपेस्ट के पीछे पलट के देख तो लो उसमें क्या क्या है, और उसके बाद अपना जाकर के सर्च इंजन पे किसी पे सर्च कर लो उसके साइड इफेक्ट क्या है, पता लगेगा उसका साइड इफेक्ट कैंसर है। लेकिन गेम क्या खेलते हैं ये
ये क्या खेलते हैं पता है, मालूम है? हमारे नौजवान बच्चे जो कि इस सोशल मीडिया के गुलाम हो चुके हैं, ऐसे बच्चों को बकाने के लिए वो एक लाइन लिख देते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ सोडियम लोरेल सल्फेट कैन बी अ कॉज ऑफ कैंसर, यानी उससे कैंसर हो सकता है। अब एक्सेसिव कितना? वो कहेंगे इसमें तो 0 पॉइंट इतना है। मैं बताऊं आपको, 1 लीटर पानी में अगर 0.05 सोडियम लोरेल सल्फेट हो, उससे भी कैंसर होगा 100%। 0.05 का मतलब है 1 ग्राम का 1,000वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, सॉरी, उस 0.5 100वें हिस्से का भी मतलब आधा समझो, 200वां। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे आपको पानी दिया जा रहा हो, चाहे राशन, आपके जो राशन में चावल और गेहूं मिलता है, आपको पता है उसके ऊपर केमिकल छिड़क के बाद देते हैं, वो आपको केमिकल छिड़का हुआ आता है उसके ऊपर, धोकर देखना, उसे पता लगेगा, जब धोगे तो मालूम पड़ेगा। हमारे यहां तो उसको डंगर भी नहीं खाता है, पशु भी नहीं खाते हैं, और वो हम इंसानों के लिए देते हैं ऐसा भोजन। अब सोचिए, पानी को कंट्रोल करना उनका पहला मकसद है। अगर आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो चेयरपर्सन है कार्ल श्वाब, उसका बयान सुना हो, उसके बयान में वो बोल रहा है कि हमने नरेंद्र मोदी को बोला है कि तुम इंडिया में, भारत में पानी की राशनिंग क्यों नहीं शुरू कर रहे हो अब तक? इसीलिए चल रहा है ना, हर घर नल हर घर जल, ये योजना चल रही है। क्योंकि आपका, जैसे आपके घर में गैस आने के बाद आपने जंगल की तरफ देखना बंद कर दिया, वैसे ही आपके घर में नलका आने के बाद आप तालाब और नदियों की तरफ देखना बंद कर दोगे। आपको पता नहीं है शायद, लेकिन नदियों के अंदर फैक्ट्रियों का गंदा पानी जानबूझकर डाला जाता है ताकि उसके एक्वाटिक एनिमल मर सकें, ताकि उस नदियों के वो जानवर मरें, ताकि उस नदियों से जो पानी पिए वो बीमार हो। और तो और आपके गांव के आसपास अगर कहीं शुगर मिल अगर कहीं पर है, अगर कोई इथेनॉल की फैक्ट्री है, या कोई ऐसा कोई उद्योग धंधा है जिसमें से केमिकल निकलते हैं, तो वहां बकायदा बोरिंग करके ट्यूबवेल के जरिए अंडरग्राउंड पानी में उस गंदे पानी को डाला जाता है, ताकि आपका नीचे का पानी खराब हो सके। नीचे का पानी खराब होगा तो ही आप नलके से पानी लेना पसंद करोगे ना। समझ गए? यानी आप जो भी कर रहे हो, ऐसा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आपको मजबूर किया जा रहा है। अब आप इस मजबूरी को कितना समझते हैं, आप इस बात को कितना समझ करके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करते हैं अगली पीढ़ी को, यह अब आपके ऊपर है। क्या होगा? अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, आपकी अगली पीढ़ियों के जीवन का अंदाजा इस बात से लगाया जाएगा कि आप आज लड़ने के लिए कितना तैयार होते हैं, और आप आपस में लड़ने लग जाते हैं। हमको लड़ना उनसे है, लड़ाई आपस में चालू हो जाती है गांव वालों की छोटी छोटी बातों के ऊपर। तो सबसे बड़ी बात है, इसका समाधान क्या हो? देखो, हम ये मानते हैं, जितने भी जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, कि यदि हम गांवों को, आसपास के गांवों को और लोगों को सिर्फ इतना समझा पाए कि भाई हमारे जीवन का, हमारे गांव का, हमारी चर्चा का विषय यह होना चाहिए कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीजों पर फैसला गांव लेगा। समझ रहे हैं आप बात? पानी का फैसला गांव लेगा, जमीन किसको बेचनी है, किसको नहीं बेचनी है, कौन सरकार ले सकती है, कौन नहीं ले सकती है, गांव का व्यक्ति करेगा। मेरी जमीन है तो मैं तय करूंगा ना कि जमीन देनी है कि नहीं देनी है। सरकार कौन होती है? जंगल कटेगा कि नहीं कटेगा, ये वहां के लोकल लोग तय करेंगे, सरकार तय नहीं करेगी, ये तय होना चाहिए। और जानवरों को किसको इंजेक्शन लगना है,
आपके घरों में आकर कितनी चिंता है उनको देखो। वैसे आप कर्जे से मर रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो, डिप्रेशन से मर रहे हो, बीमारियों से मर रहे हो, समाज में अपराध कितना हो, नशा कितना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है उनको। लेकिन वो कहते हैं नहीं, तुम्हारी गाय को, तुम्हारी भैंस को दिक्कत ना हो जाए इसलिए पहले ही इंजेक्शन लगा देते हैं। बीमार होने के बाद सरकार गारंटी नहीं ले रही है। बीमार होने के बाद अपने बच्चे को ले जाओ ना उसी अधिकारी के पास कि अब ये बीमार हो गया, अब तो इलाज कर दो। तुम्हें बीमार होने से पहले टीका लगाने का बड़ा जल्दी रहती है। बिना बीमार हुए तो तुमको टीका लगाने की जल्दी है, तब तो कहते हो कि तुम्हारी चिंता है, और बीमार होने के बाद कोई चिंता नहीं है। पढ़ाने के समय तो तुम कहते हो कि तुम्हारे बच्चे को हम ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, ये सिलेबस, ये बात, और जब पढ़ लिया, पढ़ने के बाद पास होने की डिग्री हाथ में आ गई, तब तुम जाओ ठेके में, भाड़ में जाओ तुम्हारा बच्चा बेरोजगार, तुम्हारा बच्चा निकम्मा। अरे तुमने सिलेबस दिया ना हमको। ये बताओ भाई, स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है वो सिलेबस हमने बनाया कि सरकार ने बनाया? सरकार ने सिलेबस बनाया, उसके ऊपर टीचर भर्ती किए, उन टीचर भर्तियों से हमारे बच्चों को पढ़वाया, पढ़ाने के बाद हमारे बच्चों ने पेपर पास कर लिया, और पास करने के बाद सरकार बोलती है तुम्हारा बच्चा निकम्मा है, इसको रोजगार नहीं मिल सकता। ऐसा कैसे हो गया भाई? तुमने पास क्यों लिखा उसमें? जो पढ़ाई हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे सकती, समाज के लिए और जीवन के लिए तैयार नहीं कर सकती, उस पढ़ाई को बंद हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? और वो पढ़ाई चालू होनी चाहिए जो मेरे बच्चे को जीवन के लिए तैयार करे, रिश्तों के लिए तैयार करे, गांव के लिए तैयार करे, समाज के लिए तैयार करे, रोजगार के लिए तैयार करे। उसी तरह की पढ़ाई के लिए जनता सरकार मोर्चा ने यह शिक्षा क्रांति की मुहिम शुरू की है, जिसमें हर गांव को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाए जिसमें गांव अपने बच्चे की जरूरत के हिसाब से तैयार हो सके, और फिर हर बच्चे को यानी 100% रोजगार का एक मुहिम शुरू की जाए, एक आंदोलन शुरू किया जाए। ये पर्पस है। तो अगर इनकी समस्याओं से बचना है तो पहली बात हो गई जल, जंगल, जमीन और जानवर का फैसला, और दूसरी चीज सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 4-5 चीजों से पूंजीवाद का खात्मा। पूंजीवाद मतलब पैसे की जरूरत। एक बात सोचो आप, फ्री में बच्चा पढ़ रहा है, वहां पे मास्टर स्कूल में नहीं है। गांव के प्राइवेट स्कूल में थोड़ी फीस है, वहां पर हमारे बच्चे के पास सुविधा नहीं है। बाहर के शहर में जाएं तो वहां स्कूल ठीक है ऐसा बोला जाता है। उस गांव में वहां पढ़ने जाने में बच्चे का समय भी खराब होता है और पैसा भी बहुत लगता है। फिर किसी दिल्ली या किसी बड़े बोर्डिंग स्कूल में लाखों रुपया साल का लगता है। चारों की पढ़ाई एक जैसी है कि अलग अलग है? पहले तो ये बताओ। करिकुलम एक है, सीबीएसई का सिलेबस है तो करिकुलम एक जैसा है। वो कहते हैं हम यही सिलेबस पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाई का तरीका अलग है, पढ़ाई भी अलग है। यानी कि गरीब आदमी का बच्चा जो पढ़ाई पढ़ रहा है और अमीर आदमी का बच्चा जो पढ़ाई पढ़ रहा है वो एक जैसी है कि अलग है? पहले ये बताओ। अलग है, अलग होनी चाहिए। इसका मतलब तो जिसको हम बढ़िया पढ़ाई कहते हैं वो सिर्फ अमीरों के बच्चे ही पढ़ेंगे, गरीब का आदमी का बच्चा तो नहीं पढ़ पाएगा। गांव के सामुदायिक अस्पताल में जो इलाज हो रहा है, शहर के अस्पताल में जो हो रहा है, और प्राइवेट अस्पताल में जो हो रहा है, और बड़ी कंपनी के अस्पताल में जो इलाज हो रहा है, वो एक जैसा हो रहा है कि अलग हो रहा है? अलग हो रहा है। इसका मतलब इलाज भी अमीरी के हिसाब से होगा, पैसे के हिसाब से इलाज होगा। इसका मतलब है कि अमीरों के बच्चों को जीने का अधिकार ज्यादा है और हमारे बच्चों को नहीं है। वो तो यही कह रहे हैं ना सरकार, तो उनके बच्चों को ही पढ़ने का अधिकार है, उनके बच्चों को ठीक रहने का अधिकार है। थाने में कोई कोर्ट कचहरी में चक्कर पड़ जाए, गरीब आदमी की भी सुनवाई होती है क्या? पुलिस थाने में या वकील के पास, या केवल अमीरों की होती है? इसका मतलब न्याय भी सिर्फ अमीरों का रह गया है।
राजनीति में भी फिर गरीब आदमी चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकता है क्या? या सिर्फ गुंडे, लुच्चे और अमीर ही सोच सकते हैं? वही सोचते हैं तो वही तय करेंगे ना फिर आपके बच्चों को गुंडा बनाना है कि नशेड़ी बनाना है या नशे का व्यापारी। भाई अगर गुंडे आदमी राजनीति करेंगे तो आपके बच्चों को गुंडे ही तो बनाएंगे, बढ़िया आदमी राजनीति करेंगे तो वो बनाएंगे। और खेती में भी अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ही जगह बची, पैसे वालों के लिए, तो गरीब आदमी के लिए तो खेती करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए तो ट्रैक्टर रखना मुश्किल है। भाई हम तो बैल रख सकते हैं, लेकिन बैल के लिए जंगल चाहिए, जंगल तो पहले ही काट दिया। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? दूसरा जो समाधान है वो ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीजों में से पूंजीवाद को खत्म करना जरूरी है। पढ़ाई ज्यादा पैसे से हो, ये खत्म कर देना है कि गांव के स्कूल में वैसी पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है जो दिल्ली के स्कूल में हो सकती है, जो बैंगलोर के स्कूल में हो सकती है, जो भुवनेश्वर के स्कूल में हो सकती है, वो पढ़ाई मेरे गांव में क्यों नहीं हो सकती? कारण बताओ। जो स्कूल में सीमेंट लगी है वो नहीं लग सकती यहां पर, वो टीचर नहीं आ सकते यहां पर, वो सामान नहीं आ सकता लैबोरेटरी का, क्या नहीं आ सकता इस गांव के अंदर जो वहां है? बताओ, अरे बताओ, सब कुछ आ सकता है ना। इसका मतलब केवल सोच भर की कमी है। अगर हमारी सोच उतनी विकसित हो जाए, अगर हम लोग बैठ करके इन मुद्दों पर चर्चा करने लग जाएं, अगर इन मुद्दों पर हम सोच विचार करने लग जाएं, और खास तौर पे हमारी माताएं बहनें अगर इसके ऊपर थोड़ा एक्टिव हो जाएं, तो कहानी कुछ और ही हो सकती है। लेकिन यदि इस विषय पर हमने विचार नहीं किया, यदि इस विषय पर सोचा नहीं, तो भाई फिर कुछ नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अर्थात आपको यह बात सोचनी पड़ेगी कि आप अपने बच्चों को कैसी शिक्षा और कैसा समाज देना चाह रहे हैं। और यदि इसके लिए आपने खुद से आगे आकर पहल नहीं की, यदि इस पर आपने खुद एक्टिवेट होकर के काम शुरू नहीं किया, तो फिर मुझे यह बता दो, आप ही बता दो कि स्कूल के मास्टर जी आएंगे क्या उसको ठीक करने? वकील आएगा, जज आएगा, पुलिस वाले आएंगे, तहसीलदार आएगा, डिप्टी कलेक्टर आएगा, एमएलए आएगा, एमपी आएगा, कोई पार्टी आएगी, राजनीतिक पार्टी। आपके गांव को ठीक करने कौन आएगा? कोई भी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि गांव आपका है, बच्चे आपके हैं, अगर कुछ नहीं किया तो बर्बादी भी आपकी ही है। तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? यह भी आप ही की है। आपकी मतलब हमारी। अगर खराब अपने आप हुई है चीजें तो अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर खराब किसी कंपनी ने, किसी पार्टी ने, किसी नेता ने, किसी व्यवस्था ने खराब किया है, तो इसके लिए वापस व्यवस्था ही बनानी पड़ेगी। किसी आदमी को ही करना पड़ेगा ठीक, किसी संगठन को ही करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर के करना पड़ेगा। कौन है जिसका बच्चा बर्बाद नहीं हो रहा है? कोई है? सबके हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सबके बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा रखा है, सबके घरों में टीवी लाग रखा है, सबके घरों में यही बर्बादी का मंजर चालू है, और आप इससे बच नहीं सकते हैं। यदि आपने इसके ऊपर काम नहीं किया तो ये समझ लीजिए हम लोग आखिरी पीढ़ी हैं जो आज़ाद जिंदगी थोड़ा बहुत जीने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चे तो आज़ादी की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो ना आप लोग? उनको तो मोबाइल ऐसा पकड़ा दिया है, वो तो गुलाम होकर के बैठे हैं उसके, ऐसे उसी पे उंगली चला रहे हैं। उनको दौड़ना नहीं आता है, उनको भागना नहीं आता है, कोई शरारतें ही करनी नहीं आती है हमारे बच्चों को। तो जो मोबाइल के आदी हो गए हैं उनको तो शरारतें भी करनी नहीं आती हैं। छोटे छोटे बच्चों के मोबाइलों में अश्लील वीडियो, गंदी गंदी वीडियो परोसी जा रही है, पूरे गांव का माहौल खराब किया जा रहा है। ये होने दे या इस पे रोक लगनी चाहिए?
रोक लगनी चाहिए ना। इस रोक लगाने के लिए बिना बताए बात समझ में आ जाएगी क्या? भाई बताना पड़ेगा ना। इसका मतलब आप लोगों में से जिन लोगों को समझ में आ गया कि ये बात हमको बतानी पड़ेगी और लोगों को बतानी पड़ेगी, ये जागृति आगे लानी पड़ेगी, इस जागृति के बाद अगले गांव में जागृति, फिर उससे अगले गांव में जागृति, तो ये मुहिम कॉन्टिन्यूअस चलनी चाहिए। तभी तो चंडीगढ़ से चलकर, हरियाणा से चलकर मैं उड़ीसा में आया हूं। नहीं भाई, ये बात हम अपने अपने एरिया को बचा करके कैसे रह सकते हैं? ये पूरा खेल खेल रहे हैं आप लोगों के साथ। आपको और हमको समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि ये चल क्या रहा है। कमाल की बात देखिए आपने, उड़ीसा के गांव के आदमी को बोल रहे हैं कि गांव में रोजगार नहीं है, तुम तो शहर में जाओ। शहर के बच्चे को बोल रहे हैं कि उड़ीसा में रोजगार नहीं है, तुम बैंगलोर जाओ नौकरी करने के लिए। बैंगलोर वाले बच्चे को बोल रहे हैं तुम उड़ीसा में आओ नौकरी करने के लिए। मतलब यहां नौकरी करने के लिए दूसरे शहर से आ रहा है। आपके गांव में भी नौकरी करने कहीं और से आता है ना, स्कूल में मास्टर पढ़ाने, गांव का आदमी को नहीं दे रहे हैं, और यहां वाला कहीं और जा रहा है। ठीक है। अच्छा, बिहार का आदमी कह रहा है कि बिहार में रोजगार नहीं है, और वो हरियाणा और पंजाब में जाके बस रहा है। और कमाल की बात यह है, गौतम अडानी जिसकी रोज की कमाई 10,000 करोड़ रुपया है, वो बिहार में जमीन ले रहा है। मतलब क्या बात है यार। अगर बिहार में कमाई नहीं होगी तो गौतम अडानी क्यों जाएगा भाई? अंबानी वहां पर जाकर के जमीन क्यों लेगा भाई? हमारे वाला वो इधर से एक जिंदल है, हमारा जिंदल फैमिली है, पूरी स्टील इंडस्ट्री के कब्जा किया हुआ, कोयला इंडस्ट्री पे, वो जाके बिहार में जमीन ले रहा है। अगर बिहार, झारखंड में, यूपी में अगर रोजगार नहीं होता तो भैया वो लोग यहां क्यों आते? और अगर वहां रोजगार है तो बिहार और यूपी का आदमी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में जाकर के रेडी लगा रहा है। वहां पे जितने कुल्फी वाले हैं, जितने ये फास्ट फूड का काम करने वाले आपके शहर में, यहां उड़ीसा के नहीं मिलेंगे, बाहर से आके काम कर रहे हैं। कमाल है यार। भुवनेश्वर में भी दूसरे स्टेट का, और उस स्टेट में जाओगे, बिहार में जाओगे, वहां बिहार का नहीं है, वहां कहीं और का है। इस पॉइंट को नहीं समझ रहे ना आप। उसका कारण क्या है मालूम है? इसका सबसे बड़ा कारण, जब आप अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे शहर में रहते हो, वहां आपको कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता तो आप अकेले हो। आप अकेले हो तो आप कमजोर हो। आप कमजोर हो तो जो सरकार बोलेगी मानना पड़ेगा, नहीं तो छप्पड़ लगेंगे। चुपचाप सरकार की गुलामी करना आसान है। इसका दूसरा बड़ा कारण क्या है? टेक्निकल कारण क्या है? जो असली कारण है वो क्या है? असली कारण यह है कि यदि आप अपने पुरखों की जमीन पर रहते हो और आप अपने गांव में ही रहते हो और अपनी वेशभूषा और अपनी परंपरा को फॉलो करते हो, तो आप ही इस देश के मालिक हो, आप ही इस देश की सरकार हो। आपकी मर्जी के बिना एक भी कानून नहीं बन सकता। ये नियम है, ये सत्य है, और इसीलिए हमारी टैगलाइन है कि भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, हम ही सरकार हैं। नहीं समझ में आया? चलो समझाता हूं थोड़ा सा। सरकार ने ऐसा बोला, सरकार की योजना है। वो सरकार कौन है भाई? बताओ सरकार कौन? देखो, डीसी तो सरकार नहीं है, तहसीलदार भी सरकार नहीं है, आंगनबाड़ी वर्कर, स्कूल का मास्टर, डॉक्टर, ये भी सरकार नहीं है, एमएलए भी सरकार नहीं है, एमपी भी सरकार नहीं है, पार्लियामेंट का, अच्छा, चीफ मिनिस्टर भी सरकार नहीं होती, चीफ सेक्रेटरी भी सरकार नहीं होती। जितने आदेश आते हैं मंत्रालय का आता है, वित्त मंत्रालय का आदेश आया, होम मिनिस्ट्री का आदेश आया, मिनिस्ट्री का आता है, सरकार का नहीं आता। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। वो भारत सरकार कहां बैठी है जिसका वो मंत्रालय है? वो कौन है? विधानसभा भी सरकार नहीं होती, लोकसभा भी सरकार नहीं होती, राज्यसभा भी सरकार नहीं होती, संविधान भी सरकार नहीं होती, राष्ट्रपति भी सरकार नहीं होता। नीचे चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक हर आदमी तनख्वाह लेता है, सैलरी लेता है, और सैलरी लेने वाला नौकर होता है। नौकर, OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस।
इंडिया गवर्नमेंट पे सर्विस करने वाला वो नौकर है, यानी कि राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री और नीचे चपड़ासी तक सब तनख्वाह ले रहे हैं, तो सब नौकर हैं। तो नौकर का मालिक कौन है? मालिक है अपने गांव में रहने वाला आदमी, गांव में रहने वाला आदमी, शहर में रहने वाला आदमी नहीं। शहर का आदमी मालिक नहीं है। मैं आपको बताऊं, शहर की व्यवस्था भारत की व्यवस्था नहीं है। शहर की व्यवस्था अंग्रेजों की व्यवस्था है। जब कबीलों में रहते थे, जब हम ट्राइबल एरिया में रहते थे, तो ट्राइबल लोगों ने अंग्रेजों को जब काटना शुरू किया, उनके इलाके में घुसने पर, अभी भी है ना ऐसी जगह जहां पर आप घुस नहीं सकते हैं बिना पूछे, आपको मार दिया जाएगा। पता है ना ये बात, इंडिया में आज भी है। वो लोग नहीं घुसने देते, ना सरकार, ना किसी सरकारी आदमी को, पुलिस को, फौज को, किसी को नहीं घुसने देते। और इसीलिए उनको नक्सली बनाया जाता है। वो अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो नक्सली नहीं है। असली नक्सली हैं पुलिस वाले, असली नक्सली हैं जो बंदूक लेकर के हमको डराते हैं, हमसे तनख्वाह लेते हैं और हम ही को डराते हैं। क्या कमाल की बात है यार। असली जो गलत काम करने वाले गुंडे हैं, ये वहां बैठे हैं, जिनको हम मंत्री कहते हैं, जिनको हम उद्योगपति कहते हैं, ये हमारे जंगलों पर और हमारे गांवों पर कब्जा करने के लिए निकले हैं। इनको हम गांव से बाहर चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ऐसी योजनाएं आएंगी। सारे देश का 70% टैक्स का कलेक्शन गांव से हो रहा है, और जितना पैसा इकट्ठा करके सरकार दे रही है, किसको दे रही है? वो शहरों को दे रही है। मतलब इकट्ठा कर रही है हमसे और दे रही है शहर को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गांव छोड़कर शहरों में जाएं। ज्यादा से ज्यादा लोग जब शहरों में जाएंगे तो वो अपनी असली व्यवस्था से दूर हो जाएंगे। फिर हम मालिक नहीं रहेंगे, हम रिफ्यूजी हो जाएंगे, हम लोग शरणार्थी हो जाएंगे, और रिफ्यूजी का कोई अधिकार नहीं होता। तो यदि आपको अपने अधिकार बचाने हैं, यदि आपको अपना देश बचाना है, यदि आपको भारत बचाना है, तो गांव बचाना पड़ेगा और गांव की व्यवस्था बचानी पड़ेगी, अपनी पंचायती व्यवस्था बचानी पड़ेगी। यही एकमात्र रास्ता है। गांव ही भारत है। अगर कोई कहे कि भारत क्या है, भारत गांव है, शहर भारत में नहीं आता। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, भारत का हिस्सा नहीं है कोई भी शहर हो, क्योंकि शहर की व्यवस्था भारत की व्यवस्था नहीं है। आज भी जिस गांव में पंचायत की चलती है, ध्यान देना, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, मेरे हरियाणा में ऐसा एक गांव है जहां आज तक कोई भी एक भी मुकदमा नहीं है, और उस गांव में पुलिस का घुसना बैन है। जिस गांव का कोई मुकदमा नहीं है, जिस गांव की अपनी पंचायती व्यवस्था है, जहां के लोग अपनी वेशभूषा और अपने डंगर और अपने जंगल पर निर्भर हैं, जिनके पास अपना पानी और अपना बीज है, वो व्यक्ति संपूर्ण आजाद है। यानी आपको गुलाम करना है तो आपका बीज सरकारी, आपका बीज आपका ना बचे, देसी ना बचे, वो हाइब्रिड हो जाए, वो ट्राई करेंगे। इसलिए वह पानी आपके कब्जे में ना रहे, हर घर जल आ जाए, बिजली की आपको जरूरतें पड़ी रहे ताकि आप शरीर से काम ना करो, आपका शरीर खराब हो जाए। बचपन से आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं बीमार करने के लिए, ताकि आप बीमार हो जाओ ज्यादा से ज्यादा। आपको पैसे दिए जाते हैं ताकि आप गुलामी वाली, भिखारी वाली, कटोरे उठाने वाली, बेला उठाने वाली फीलिंग लेते रहो। आपको रोजगार के लिए लाइन में लगाया जाता है। आपको पढ़ाई ऐसी पढ़ाई जाती है जिसमें 24 घंटे डर है, जिसमें फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, जिसमें सबको सबके बच्चों से आगे निकलना है, जो कि हो नहीं सकता। पूरी क्लास में एक ही बच्चा फर्स्ट आएगा। या ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है ताकि आपका समाज एक दूसरे से टूटे, ताकि हम टूट के अकेले अकेले बिखरे पड़े रहें और सब अपने बच्चों को कोसते रहें कि तू निकम्मा है, तू निकम्मा है, तू निकम्मा है, तू किसी लायक नहीं। और इससे क्या होगा? जब बच्चों का अपने परिवार से ही रिश्ता टूट जाएगा, जब अपने माँ बाप पे ही यकीन नहीं करेंगे या माँ बाप अपने बच्चों पर यकीन नहीं करेंगे, तो फिर वो समाज पर यकीन कैसे करेंगे? फिर वो बच्चा समाज के लिए कैसे कुछ करेगा? इसलिए यदि उस बच्चे को समाज के लिए काम करवाना है तो समाज को उसके लिए काम करना पड़ेगा। इसलिए हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। यानी कि बच्चों के लिए जब योजना बने तो पूरा गांव उसके अंदर शामिल हो,
और तो और यदि आपको अपने गांव की अस्मिता और अपने देश की आजादी बचानी है तो सरकार से मिलने वाली हर सुविधा को ना कहना पड़ेगा कि निकलो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपने गांव में इकट्ठे रह लेंगे। अब यह बात कब कर पाएंगे, कितने समझा पाएंगे और कितने समझ पाएंगे, यह समय के गर्भ में है। फिलहाल हमारा काम है बात को बताना। आप कितना समझोगे? जैसे कोई भी बीज डाल दिया, अब ये पेड़ खड़ा है इतना बड़ा, अब ये इतना बड़ा पीपल का पेड़ है, ये कितने साल पुराना होगा? हैं? कितना? 100 साल पुराना। ये पेड़ लगभग 100 साल पुराना है। सारे लोग देख ही रहे होंगे इसको, जब से आए हो इतना ही देख रहे हो, ऐसा ही है ये, है ना? अब ये 100 साल पुराना पेड़ जब ये शुरू हुआ होगा बढ़ना, तब ये इतना ही मोटा होगा इसका तना, या पतला होगा? कभी तो ये बीज रूप में भी होगा ना, जमीन से निकल रहा होगा बिल्कुल ही पतला, उसको उसी टाइम किसी गाय भैंस ने खा लिया होता तो ये आज इतना बड़ा नहीं होता। तो आज जो ये विचार है जो लेकर के हम लोग चले हैं, जो आपके बीच में लेकर आने की जहमत उठाई है सुरेश भाई जैसे लोगों ने और आपकी पूरी टीम ने, ये विचार आज बीज रूप में है। आज हम पहली बार आपके बीच में आए हैं। यदि आपको बात समझ में आ रही है, यदि आपको लग रहा है कि ये बात जरूरी है, यदि आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए और आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचाना चाहते हो, तो फिर किसी दिन आज हमारी की हुई कोशिश हमारे बच्चों के लिए एक बड़ा पीपल और बरगद का पेड़ बनने वाला है, जो हमारे बच्चों को छाया भी देगा और फल भी देगा। तो आज आपको करना क्या है? सबसे पहले जितने लोग आप में से पढ़े लिखे हैं वो सारे लोग तो इसकी ट्रेनिंग चालू करेंगे, अपनी एजुकेशन वाली। उस एजुकेशन की ट्रेनिंग में आपके लिए ग्राम उद्योग का, आपके लिए रोजगार का, आपके लिए शिक्षा का, स्कूल के मॉडल का, गांव के मॉडल का, सबका समाधान होगा। गारंटी की बात कह रहा हूं मैं, हर बच्चे को रोजगार मिलेगा, गारंटी। आपने मिलकर के करना पड़ेगा, उसमें है समाधान। फाइनल ट्रेनिंग जब होगी उसमें हम पूरा बताते हैं। पहले बेसिक ट्रेनिंग करनी है। जितने अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे जो यहां बैठे हैं और उनके घर वाले भी बैठे हैं, वो उनको ये वीडियो सुनाएंगे कि भाई सुनो एक बार इसको। वो लिख नहीं सकते हैं लेकिन सुनिए। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो उस ट्रेनिंग को अच्छे से नोट्स बना करके करेंगे। मेरा एक नंबर है 9518170000। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे कि हमें एजुकेशन की वो ट्रेनिंग चाहिए। आप वो ट्रेनिंग लीजिए। उस ट्रेनिंग को करने के बाद आपको समझ में आएगा कि गांव में अगर 300 बच्चा है या 400 बच्चा है तो 400 के 400 बच्चों का रोजगार का इंतजाम गांव में कैसे होगा। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार इतने बच्चों का रोजगार कैसे है। हर गांव, यहां पर कोई है जो 70 साल से ऊपर उम्र है, जिसकी 60 साल 70 साल, आपकी कितनी है? बैठिए। अभी आपके टाइम पर जब आप हमारी उम्र में थे, आज से 30-40 साल पहले, तो गांव में कोई भी आदमी ऐसा था जिसके हाथ पर काम ना हो? सबको काम मिला हुआ था ना। और जब सबको काम मिला हुआ था, मैं अपने हरियाणा की बात बता रहा हूं, मैंने बचपन में मेरे घर में मदद करने के लिए, जैसे गाय का गोबर उठाने के लिए कोई मदद करने के लिए कोई गरीब परिवार से आती थी मेरी माँ की, मेरी चाची की मदद करने, तो मैं आपको बता रहा हूं उसके हाथों में सोने की अंगूठियां, गले में चांदी की बड़ी बड़ी वो, और पैरों के अंदर सोना और चांदी होता था। आपने भी देखा होगा वो दौर। गरीब से गरीब परिवार के यहां सोना चांदी होता था हमारे यहां। आजकल सबका सोना चांदी, जमीन, मकान, दुकान कर्जे पे पड़ा हुआ है। अगर विकास होने के बाद हमें कर्जदार और गुलाम होना है तो भैया हम तो बिना विकास के ही ठीक है कि नहीं। हमारे पास, गांव के पास सब कुछ है, बस आपको अपनी जमीन सरकार को देने से बचना है। कोई उद्योग धंधा यहां लगने नहीं देना है। मतलब अगर सरकार का या प्राइवेट कंपनी का उद्योग धंधा लग गया तो मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं, मैं अपने करनाल की बात बता रहा हूं, मेरे यहां जितने टोल टैक्स हैं, किसी पे भी हरियाणा के बच्चे को रोजगार नहीं मिलता है। जितने सड़कों के काम चल रहे हैं, जिसको विकास कार्य कहते हैं, कंपनियां आई हुई है, किसी में भी वहां हरियाणा के आदमी को नौकरी नहीं मिलती है।
जितनी इंडस्ट्री खुली हैं, जितनी फैक्ट्रियां खुली हैं, जितने मिल खुले हैं, जितने और उद्योग धंधे खुले हैं, किसी में भी हरियाणा के आदमी को नौकरी नहीं है। और अगर उड़ीसा में कोई नौकरी है, यहां पे कोई रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मुझे पूरी गारंटी से कहता हूं उड़ीसा के आदमी को काम नहीं मिलेगा वहां। बिहार में कोई रोजगार का चल रहा है तो वहां बिहार के आदमी को नहीं मिलेगा। रोजगार वहां के आदमियों के लिए है ही नहीं। वो जाएंगे वहां से सस्ता रोजगार के लिए, वहां से सस्ता इलाका कहां है, वहां से गरीब इलाका कहां है, वहां से ले आएंगे वो बहुत सस्ते रेटों में। उनको मजदूर चाहिए, वो मजदूर मिल जाएंगे। इसीलिए मैं आपको यह बता रहा हूं, कोई भी उद्योग धंधा आपके इलाके की तरक्की के लिए नहीं है, वो सब आपकी बर्बादी के लिए है। अगर तरक्की करना है भैया, अंबानी को क्या जरूरत पड़ी है आपकी तरक्की करने की? भैया तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मेरे बच्चे बर्बाद होते, मुझे चिंता नहीं है अपने बच्चों की, उनको क्या चिंता है? नहीं समझ रहे क्या? अरे जिनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, जिनका पानी बर्बाद हो रहा है, जिनका बीज खत्म हो रहा है, जिनका गांव खत्म हो रहा है, जिनका खान पान खत्म हो रहा है, जिनका समाज खत्म हो रहा है, जहां सब कर्जे में डूबते जा रहे हैं, जहां सब नशे में जाते जा रहे हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है, उन्हीं को चिंता नहीं है तो बाहर से आए आदमी को कैसे हो सकती है भाई? कॉमन सेंस है ना, ये तो दिमाग लगाने की बात है। तो बाहर से कोई आदमी आपकी भलाई करने नहीं आएगा, आपको चूसने तो आ जाएगा, आपका काम करने। आपको अगर अपने बच्चों की भलाई करनी है तो आप ही कर सकते हो भाई, केवल आप। ये काम आपको मिलकर के करना पड़ेगा। बाहरी लोगों को बाहर भगाओ, बोलो हमारा गांव है, हम अपने आप संभाल लेंगे, सरकार के आदमी को बाहर रखना शुरू करो। बहुत जल्दी हम लोग एक बड़ा काम करने वाले हैं। बड़ा काम क्या करने वाले हैं? आजादी की जब लड़ाई चल रही थी, बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम कैसे जीना चाहते हैं, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 24 नवंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पेरेंटिंग पे एक बहुत बड़ा सेमिनार करने जा रहे हैं, जिसमें दूर दराज के बहुत लोग आएंगे, जिसमें हम बच्चों की पेरेंटिंग पे ही बात करेंगे। तो वहां पर एक कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में सब लोग आमंत्रित हैं, जहां से भी लोग आना चाहते हैं, दूर दराज के इलाके से, बल्कि दिल्ली के इलाके वाले ज्यादा आएंगे तो बढ़िया। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी। इसके बाद, ये तो हो गया एजुकेशन के ऊपर, इसके बाद एक कार्यक्रम करने वाले हैं 24 जनवरी को। जनता सरकार मोर्चा को बने हुए 3 साल पूरे हो जाएंगे 24 जनवरी 2025 में। और 24 जनवरी 2025 को यदि हरियाणा और आसपास और दूसरे स्टेटों से 1 लाख लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो हम स्वराज की घोषणा कर देंगे। उस दिन की बात है। ये पहले हम लोग 19 नवंबर की रैली में करने वाले थे, पर किसी कारणवश वो रैली हमारी 1 लाख लोगों की नहीं हो पाई। अभी हम लोग फिर चालू कर दिए हैं। अगर इसमें भी नहीं हो पाएंगे, हम फिर चालू रखेंगे। अपनी लड़ाई रुकने वाली नहीं है। लेकिन जब तक हम अपनी व्यवस्था नहीं बना लेंगे, जब तक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हम लोग नहीं लड़ लेंगे, जल, जंगल, जमीन और जानवर पर दोबारा गांव का अधिकार नहीं ले आएंगे, जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पूंजीवाद को नहीं निकाल देंगे, हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। यही हमारी लड़ाई है। तो आप अपने गाँव में क्या करेंगे, ये आप, सुरेश भाई का नंबर आपके पास है, पूरी टीम का नंबर है, उनसे कांटेक्ट में रखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग अपने गांव के लोगों को जागरूक करने में लगाएंगे, ट्रेनिंग लेकर के इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। इसी उम्मीद में मैं आज की बात समाप्त करता हूं। आप सब लोग आए और इतना प्यार से सुना और इतना कंसंट्रेशन से, और हम साथ लग के करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।